गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 25 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में वर्षीय संख्या 60 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आज की विषय हिंदी में आपका जो टॉपिक है वो है रस सिद्धांत। पिछली रस सिद्धांत की हम वर्कशीट में ये जो आपकी भाग 2 है, भाग 1 में यानी कि भाग 1 में हमने रस से परिचय किया था, रस की परिभाषा देखी थी और रस के अंगों के बारे में बात की थी। हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। रस के 4 अंग बताए थे: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हमने ये 4 अंगों के बारे में परिचय किया था पिछले पहले पार्ट में। इसके में आज हम रस के बाकी और पार्ट्स को देखेंगे। इनका हमने परिचय किया था स्थायी भाव और विभाव के बारे में। अनुभाव और संचारी भाव को आज हम देखेंगे। अनुभाव और संचारी भाव कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट संख्या 60 यानी कि 60। देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं। तो देखिए, अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है, यानी कि ये हमारी रस की परिभाषा। अगर हमसे कोई पूछता है कि रस किसे कहते हैं भाई, तो हम बताएंगे काव्य को या साहित्य को पढ़ने से या सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति, यानी कि हम अगर बिल्कुल और शॉर्ट में कहें तो आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। ठीक है। रस के 4 अंग होते हैं, अभी बात की थी हमने: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो मन में स्थायी रूप से रहते हैं और हर रस का एक अलग स्थायी भाव होता है। यानी कि स्थायी भाव जो हैं वो स्थायी रूप से हमारे मन के अंदर रहते हैं, कहीं आगे बाहर से ये नहीं डाले जाते हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी विद्यमान रहते हैं। जिस तरह का हम साहित्य पढ़ रहे हैं या काव्य सुन रहे हैं या कोई दृश्य देख रहे हैं, उसी के आधार पे वो स्थायी भाव उद्दीप्त होता है, जागृत होता है। अब देखिए, स्थायी भावों के उद्बोध के कारणों को विभाव कहते हैं। अब देखिए, ये विभाव के बारे में बात करें हम, दूसरा अंग विभाव। तो विभाव क्या होता है? स्थायी भाव जिससे जागृत होते हैं यानी कि पैदा होते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। हम लोग यहाँ इनकी परिभाषा भी देखते जा रहे हैं। हमसे कोई पूछे स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो हमारे मन में स्थायी रूप से रहते हैं। अगर हमसे कोई पूछे विभाव किसे कहते हैं, तो विभाव वो स्थायी भावों के उद्बोध के कारण को विभाव कहते हैं। ठीक है। अब देखो, विभाव के भी आगे वर्गीकृत किया गया विभाव को। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है। आज हम अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। ये चीज़ें हम पिछले पहले पार्ट में पढ़ चुके थे। ठीक है। देखिए, अनुभाव क्या होते हैं? अनुभाव होते हैं हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको व्यक्त करना है, यानी कि मनोगत, यानी कि मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया ही अनुभाव कहलाती है। अब देखिए बच्चों, अनुभाव जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार की ये जो एक्टिविटीज हैं, देखिए, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग। अब आपको ये थोड़े वर्ड शब्द जो हैं बड़े अजीब से लग रहे होंगे। देखिए, स्वेद का मतलब है पसीना। एकदम से हम कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमारे शरीर में एकदम से पसीने आ जाते हैं। ठीक है। रोमांच, एकदम से रोमांचित हो जाना, कोई इंटरेस्टिंग सी बात सुन के या पढ़कर। भंग, कंप, काँप जाना, आंसू आ जाना। तो इस तरह की ये हमारे शरीर में होने वाली, हम ये कह सकते हैं अगर शॉर्ट में कहें तो ये हमारे रिएक्शंस हैं। कोई चीज़ को पढ़ के जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे अनुभाव होते हैं। ठीक है। अनुभाव क्या होते हैं? शारीरिक प्रक्रिया, यानी कि जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको व्यक्त करने वाली, यानी कि जिससे पता चले कि हम लोग को, जैसे मान लो हम कोई कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं तो हमें हंसी आई। ठीक है। यानी कि रोमांचित अनुभव किया हमने। मान लो कोई हम कोई सीरियस सीन देख लिया हमने कोई फिल्में देखते हैं, सब टीवी देखते हैं,
मान लो हमने कोई सीरियस सीन जब देखते हैं तो हमारी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते हैं, तो मतलब हमारे शरीर का रिएक्शन होता है। ठीक है। अब देखिए संचारी भाव क्या होते हैं। संचारी भाव को अगर हम देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि पानी के बुलबुले जैसे होते हैं। संचारी भाव को हम कह सकते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो पानी के बुलबुले की जैसी होती है। जैसे पानी का बुलबुला बनता है और फूट जाता है यानी कि समाप्त हो जाता है, ऐसे ही ये आने जाने वाले भाव होते हैं। हृदय यानी कि मन में हमारे आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। और देखो इनकी संख्या 33 होती है। अब मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये और बहुत बार पूछा भी गया है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखिए, संचारी भावों की संख्या 33 यानी कि 33 होती है। ठीक है। अब देखिए ये आपके नीचे संचारी भाव लिखे हैं। अब हम बात करें कि जो रस सिद्धांत के प्रणेता हैं, यानी कि जो रस सिद्धांत जिन्होंने दिया है उनका नाम है आचार्य भरतमुनि। इसको भी आप नोट डाउन कर लें अच्छे से पूछा जा सकता है रस सिद्धांत के प्रणेता कौन है, तो आचार्य भरतमुनि। उन्होंने 9 प्रकार की रस का उल्लेख किया है, लेकिन वर्तमान में रसों की संख्या 11 मानी जाने लगी है। वात्सल्य और भक्ति को भी रस माना जाने लगा है। ठीक है। अब देखिए आज के हम प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले देखो अनुभव किसे कहा गया और अनुभवों की संख्या कितनी है। तो पहले प्रश्न का आंसर देखिए हम क्या लिखेंगे, अनुभव कितने हैं। अभी हम अनुभव क्या होते हैं और अनुभवों की संख्या कितनी है। तो देखिए बच्चों, पहले प्रश्न का आंसर हमारा अनुभव किसे कहा गया है, तो अनुभव मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रियाओं को अनुभव कहा जाता है। ठीक है। और इनकी संख्या 8 होती है। तो ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए मन में आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहा जाता है। ठीक है। और इनकी जो संख्या है बच्चों वो 33 यानी कि 33 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मैंने बताया था संचारी भाव पानी के बुलबुले के जैसे होते हैं। जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी के साथ वो उसका संचारी भाव साथ में उत्पन्न होता है और उसी के साथ ही वो फिर समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं। ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। हमने देखा था विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है। आश्रय और विषय से क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं। बच्चों अभी देखिए हमने ऊपर अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के बारे में जानकारी ली। हमने अभी देखा विभाव के हमने 2 प्रकार देखे। विभाव जो होता है आपका वो 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। हमने देखा था विभाव के 2 टाइप्स देखे थे, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब देखिए आलम्बन विभाव जो होता है, आलम्बन विभाव जो होता है उसको 2 जगह डिवाइड किया गया है। एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। ठीक है। तो आलम्बन विभाव जो है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कि हम कह सकते हैं आलम्बन विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। ठीक है। देखिए इसको मैं आगे शो करता हूँ आपको। आंसर में हम क्या लिखेंगे, देखिए आश्रय क्या होता है, जिस व्यक्ति क्या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है। और विषय क्या होता है, जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं।
हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। देखो, अपने भाइयों और साथी राजाओं के एक एक कर मारे जाने से, ये महाभारत के युद्ध की बात हो रही है। महाभारत का युद्ध चल रहा था और दुर्योधन जो था वो विलाप करने लगा, यानी कि रोने लगा। तो दुर्योधन क्या होता है, जब उसके सभी सेना और बड़े बड़े राजा और उसके 100 भाई थे, उस समय 100 भाई थे वो लोग, और वो एक एक करके मारे जा रहे थे पांडवों के हाथों, तो वो रोने लगता है। अब देखिए, यहाँ दुर्योधन जो है वो आश्रय है, क्योंकि उसमें रस की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और उसके भाई जो हैं, भाई और राजाओं का एक एक कर मारा जाना विषय है, यानी कि उनके मारे जाने से वो रोने लगा, ठीक है। तो दोनों के मेल से आलम्बन विवाह बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो हमारा प्रश्न है, अगर उसकी दृष्टि से देखें तो हमारा आंसर ये आंसर बनेगा, ठीक है। जो मैंने बॉक्स बनाया है उस आंसर को आप लिख देंगे, ठीक है। ये इतने डीपली मैंने ज़्यादा इसलिए समझाया जिससे कि आप एक अच्छे से समझ सको आलम्बन विभाव को, कि आलम्बन विभाव के 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय, ठीक है। इन्हीं के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, आपकी एक एक्टिविटी दी गई है आपको, रस के बारे में आप अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए। अब आप अपने जो सब्जेक्ट टीचर हैं आपकी कक्षा के, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, और मैं आपको हिंट्स देता हूँ आपको किन चीज़ों को लेकर बातें करनी है। जैसे मान लो आप पूछ सकते हैं रस कितने हैं और कौन कौन से हैं, यानी कि रसों के नाम पूछ सकते हो आप रसों के उदाहरण पूछ सकते हैं, ठीक है। आप रस के जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, रस के प्रश्नों के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप रस के जो अंग हैं उनको अंगों के बारे में आप और अच्छे से अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। अगर मुझसे आपको कुछ जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर करें और मुझसे भी कोई जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। कोरोना के काल में बच्चों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और मास्क जरूर पहने, ठीक है। मास्क जरूर 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 पहने, और बच्चों समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। इस काम को लेकर आप अपना और अपने परिवार के लोगों को भी जागरूक करें, अपने आसपास के लोगों को भी आप जागरूक करें। अगर आपको कोई दिखाई देता है बिना मास्क लगा के, तो आप उसे समझाएं कि हमारे शहर में कोरोना की महामारी बहुत ही विकराल रूप धारण किए हुए है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, बिना काम के बेवजह घर से बाहर ना निकलें। बच्चों, इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसलिए हमको सुरक्षित रहना है और सुरक्षा के जितने भी हमारे जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका हमें पालन करना है, ठीक है बच्चों। टेक केयर, गुड बाय।